गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, तो होमवर्क किया आप लोगों ने? तो चलिए लास्ट के 20 मिनट्स में याद दिलाना, होमवर्क डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, 8 से लेके 19 तक दिया था, राइट। और डिस्कशन जो है हमारा हो गया था। डेल्टा एच फॉर्मेशन का एप्लीकेशन मैंने बता दिया था आपको। तो डिस्कशन वाला पार्ट जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लास्ट के 20 मिनट्स में हमारा डिस्कशन होगा थर्मोडायनेमिक्स का, जो मैंने होमवर्क दे रखा आप लोगों को। ठीक है, याद दिला देना मेरे को। तो वापस से स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से। एक मिनट रखना। और नीचे और लास्ट में एक ऊपर वाला। तो फाइनली थर्मोकेमिस्ट्री में जो हमारा फॉर्मूला था, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है और उसका हमें एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है, तो एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, जो भी रिएक्टेंट्स है सबका फॉर्मेशन, जो भी रिएक्टेंट्स है सबका फॉर्मेशन, इसका क्या लेना है? डिफरेंस हमें लेना है। यहाँ एक दो और छोटी छोटी बातें वो और मैं बता दूं। ये फॉर्मूला तो है ही है जो हमें यूज करना है। इसमें स्पेशली ध्यान रखना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। कैसे आया? एरो बनाकर हमने इसको डिराइव किया था। अब इसमें लेट से क्वेश्चन आता है, अगर कोई आपसे कहे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का डेल्टा एच फॉर्मेशन। अब आप सोचो, ऑक्सीजन का डेल्टा एच फॉर्मेशन, तो ऑक्सीजन से ही बनेगी। तो इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन तो क्या होगा? जीरो। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से बनाने में कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि ग्रेफाइट को ग्रेफाइट से ही बनाओगे, क्योंकि इसकी रेफरेंस स्टेट ग्रेफाइट है, तो जीरो। मतलब कोई भी एलिमेंट जो अपनी रेफरेंस स्टेट में है, जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे एल्यूमिनियम सॉलिड का डेल्टा एच फॉर्मेशन जीरो। आयोडीन सॉलिड का डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पर डिराइव किया था। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर। सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही है, कोई खास ऐसा नहीं है, जहां आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करना है। आपको और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना है। ऐसे कोई फॉर्मेशन ऑफ डायमंड का डेटा थोड़ी पूछेगा बेटा। बस ये बोल सकते हो मैन, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड जीरो नहीं होगा, बाकी वैल्यूज थोड़ी याद करेंगे। देन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड डेल्टा एच रिएक्शन। रिएक्शन जो हमें दे रखी है वो है C3H6 प्लस O2, 3CO2, 3 6CO2,
6H2O liquid, 9O2 given delta H formation of C3H6 minus 300 kilojoule per mole, delta H formation of CO2 gas minus 400 kilojoule per mole, delta H formation of H2O liquid minus 350 kilojoule per mole. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, थर्मोकेमिस्ट्री से आप देख सकते हो। हाँ, लेकिन जितना जल्दी हो धीरे धीरे आप जो थर्मोडायनेमिक्स है उस बैकलॉग को कवर करो, साथ में चला सकते हो, आप साथ में कर सकते हो। थर्मोकेमिस्ट्री भी चलता रहेगा, हाँ, बट उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और जल्दी जल्दी थर्मोडायनेमिक्स को रिकवर करो, क्योंकि हम आपके पास इतना टाइम नहीं है अब, क्योंकि ऑलरेडी इट्स जून एंड, आपको सारा कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो ये नहीं कि पहले ये करूंगा उसको बाद में करूंगा, वो बाद वाला टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इस स्पीड से जब हम चलेंगे तब जाके कहीं हमारा नवंबर एंड में जाके कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको रिविजन करना पड़ता है। तो इसलिए अब साथ में आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जो चल रहा है वो भी करो और जो पुराना छूट गया है उसको भी कवर करो। आंसर, दो आंसर दिख रहे हैं मेरे को यार, कोई -4200, चलो लिख देता हूं जो जो आ रहे हैं। -4200 भी दिख रहा है, -3900 भी दिख रहा है, और -3100 भी दिख रहा है। एक किसी का 450 भी दिख रहा है, 1050 भी दिख रहा है, +450 -450 भी दिख रहा है। चलिए, बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, फॉर्मूला लगाना है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, उनको उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले प्रोडक्ट का, तो 6 इंटू -400 CO2 का फॉर्मेशन, प्लस 6 इंटू -350 H2O का, माइनस C3H6 का, तो 2 इंटू -300, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो 0 हो गया, क्योंकि ये एलिमेंट अपनी रेफरेंस स्टेट में, इसको आपको सॉल्व करना है। तो -2400 -2100 +600, इतना सा करना है आपको 45, यानी -3900। ये बाकी जनता पता नहीं कौन सी मैथ्स लगा रही है। जिनका 450 आया उनका तो मुझे समझ में आ रहा है कि 450 क्यों आया उनका, क्योंकि उन्होंने 6 6 और 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो उनका तो समझ में आ रहा 450 क्यों आया। ये बाकी 4200 कैसे आ रहा है ये मुझे नहीं समझ। अच्छा, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 4200 आ जाएगा, जो यूनिट है वही रहेगी, बदल जाएगी क्या? चलिए, तो यहां पर बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आगे हम यूज करेंगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट पर मैं आ रहा हूं।
सेकेंड वन, एप्लीकेशन याद करो, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन लिखा था, उसका सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर एनर्जी ऑफ आइसोमर्स और एलोट्रोप्स, टू कंपेयर एनर्जी ऑफ आइसोमर्स और एलोट्रोप्स। जैसे अगर हम बात करें सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इनका? C4H8, यही होगा क्या? इसका भी C4H8 है, इसका भी C4H8 है, यानी दोनों के रेफरेंस एलिमेंट सेम है, लेकिन इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन और इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन अलग अलग होता है। दोनों का डेल्टा एच फॉर्मेशन अलग है। इसका डेल्टा एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट इस तरह से कुछ होता है, -948 और -1066, इस टाइप से कुछ है। यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन ज्यादा नेगेटिव है। अब इसको कैसे समझे? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर C4H8 यानी कार्बन 4 टाइम्स कार्बन ग्रेफाइट प्लस 4H2, इनकी डेफिनेटली अपनी कुछ एनर्जी होगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह समझ में आ रहा है कि जब ये रिएक्ट करके सिस और ट्रांस ब्यूटेन बना रहे हैं, तो इसको आप एक एनर्जी लेवल पर सोचो, एक एनर्जी लेवल डायग्राम पर सोचें इसको। ये मान लेता हूं ये ग्रेफाइट और H2 की एनर्जी इतनी है, लेकिन जब इनसे सिस और ट्रांस बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही मतलब इन सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो ट्रांस के केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस के केस में कम एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पर कितनी एनर्जी कम हुई? 948। नीचे इसीलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि माइनस में है। यहां कितनी रिलीज हो रही है? 1066। ये एनर्जी लेवल मान लो, जबकि स्टार्टिंग दोनों की सेम हुई थी। तो यूं मान लो कि ये रेफरेंस है, तो इसकी एनर्जी को क्या मान लिया? 0। तो ट्रांस की एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, सिस की उतनी डिक्रीज नहीं हो रही है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ट्रांस इज मोर स्टेबल। ये आप सबको भी पता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल। यानी कंक्लूजन क्या करें, ये तो समझा हमने। नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह से कोई आइसोमर्स हो, आइसोमर्स की बात करूं क्योंकि दोनों का रेफरेंस सेम होना चाहिए। अगर आइसोमर्स है या एलोट्रोप्स है, क्योंकि जैसे एलोट्रोप्स है, इन केस ऑफ एलोट्रोप्स सबका रेफरेंस ग्रेफाइट, जैसे कार्बन है तो सबका रेफरेंस ग्रेफाइट होगा, डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया। फॉस्फोरस के केस में सबका रेफरेंस व्हाइट होगा। तो उससे कंपेयर कर सकते हो। तो या तो आइसोमर्स या एलोट्रोप्स जिनकी रेफरेंस स्टेट सेम होनी चाहिए। तो कंक्लूजन इज जिसका डेल्टा एच फॉर्मेशन कम वो ज्यादा स्टेबल, यानी फॉर डेल्टा एच फॉर्मेशन कम होना चाहिए। विथ साइन कंपेयर करोगे यानी डेल्टा एच फॉर्मेशन डिक्रीजेस, एनर्जी डिक्रीजेस। सब्सटेंस विथ lower delta H formation has low energy। और नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल भी होता है, वो ज्यादा स्टेबल भी होता है। लेकिन ये स्टेबल वर्ड थोड़ा रिस्की है, हर मतलब इसको कैसे यूज करना वो ढंग से यूज करना। बट हाँ नॉर्मली स्टेबल बहुत जगह में इस तरह से बोलते हैं, स्टेबल मतलब इसकी एनर्जी कम। तो इसीलिए ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो सब्सटेंस विद लोअर डेल्टा एच फॉर्मेशन हैज लो एनर्जी, यानी
दो तीन सब्सटेंस दे रखे हैं, जिसका डेल्टा एच फॉर्मेशन कम होगा कह दो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जिसका डेल्टा एच फॉर्मेशन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हमारे पास डेटा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको यूज करते हो, डेटा के बेसिस पर आप बता सकते हो कि किस प्रोडक्ट किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन को एनर्जी से रिलेट किया जा सकता है। डेल्टा एच फॉर्मेशन से आप एनर्जी को रिलेट कर सकते हो, ये याद रखना। सब्सटेंस विद लोअर डेल्टा एच फॉर्मेशन इज लो एनर्जी, बट फिर से कहूंगा, फिर से वार्न करूंगा, केवल आइसोमर्स और अलोट्रोप्स। इसी में एक एग्जांपल चाहो तो आप और लिख सकते हो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 0। ग्रेफाइट का डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 होता है, लेकिन डायमंड का 0 नहीं होता है। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ डायमंड इज 1.9 किलो जूल, मतलब डायमंड की एनर्जी ग्रेफाइट से ज्यादा है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल मतलब ग्रेफाइट की एनर्जी कम, ग्रेफाइट मोर स्टेबल, ग्रेफाइट लेस एनर्जी मोर स्टेबल। ठीक है, तो एनर्जी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। देन यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ढंग से सुनना, आपको आगे भी बहुत जगह काम आएगा, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। मैंने आपको कहा कि फॉर्मेशन की रिएक्शंस लिखो, हमने बहुत सारी फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी। सपोज करो अब मैं आपसे कहता हूं कि यार H प्लस एक्वस के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, H प्लस एक्वस के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H प्लस, या इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा हूं। तो अब हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट क्या है? हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट क्या है? H2। तो एक थॉट आता है कि सर हाफ H2, देखो एक्वस तो मीडियम है, तो यानी यहां से स्टार्ट करो, और एक्वस मीडियम है तो H2O तो ऐसे ही रहेगा, H2O लिक्विड, हाफ H2 से H प्लस, लेकिन कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा, और एक्वस मीडियम में वो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से कनेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री तो रह नहीं सकता। रेफरेंस स्टेट जो होती है बेटा एलिमेंट्स की होती, कभी भी H2O रेफरेंस स्टेट में नहीं आ सकता। बहुत सारी जनता कह रही है ये लाली लिख दो, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। रेफरेंस स्टेट क्या होती है? एलिमेंट्स होते हैं। क्या ये H2O कभी रेफरेंस स्टेट में आ सकता है? नहीं आ सकता। दूसरा, फॉर्मेशन के लिए क्या बोला था? अब यहां पर आता कि सर ये फॉर्मेशन की, ये नहीं है, ये भी फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है कि एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, और यहां पर भी आप कह सकते हो एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, साथ में अगर इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है तो वो भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है भाई। फॉर्मेशन कहता है कि एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए और कोई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। जबकि जैसे HCl की मैं बात करूं, अगर HCl के फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो किससे बनना चाहिए HCl? हाफ H2 और हाफ Cl2, ये HCl का फॉर्मेशन हुआ, ये HCl का फॉर्मेशन हुआ। एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो ये H प्लस के फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि रेफरेंस स्टेट जितनी भी है हमारी वो तो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है।
तो अगर इससे H प्लस बनेगा, केटाइन बनेगा, तो साथ में कोई ना कोई एनाइन तो जरूर बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी हो। तो केटाइन बनेगा तो साथ में एनाइन जरूर बनेगा, क्योंकि रेफरेंस स्टेट तो न्यूट्रल है। तो फिर तो आयन के फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि केटाइन के साथ एनाइन यानी एक प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट हमेशा दो बने गए, तो फिर वो फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जब भी आप किसी न्यूट्रल स्पीसीज से H प्लस बनाओगे तो एनाइन भी साथ में आएगा, मतलब H प्लस के फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन नहीं है। जितने भी कैटाइन या एनाइन है, आप उनके फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं लिख सकते हो। तो फिर क्वेश्चन आता है, सर डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन कैसे फाइंड आउट करें? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन, HCl निकाल सकता हूं, H2O निकाल सकता हूं, बट H प्लस का फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करें? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अकेला कैटायन कभी नहीं बन सकता, अकेला एनायन कभी नहीं बन सकता, इसीलिए H प्लस का फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। हां, लेकिन अब आप कहोगे सर हमने तो डेटा देखे हैं कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन के। अब मैं बताता हूं डेटा कैसे आते हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कोई अकेला कैटायन तो आप बना नहीं सकते, तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन या डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Cl आयन तो नहीं आएगा। हां, लेकिन हमारे पास डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O है। अब क्या किया जाता है, अगर आप HCl को पानी में डालते हो, HCl को पानी में डालते हो तो ये क्या देता है, H प्लस एक्वस और Cl आयन एक्वस। इस रिएक्शन का डेल्टा H हम निकाल सकते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा H हमें पता है, और इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें ये डेल्टा H पता है, एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। HCl का डेल्टा H फॉर्मेशन भी पता है, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट तो दो है, H प्लस और Cl आयन, और इक्वेशन एक ही है, यानी एक ही इक्वेशन दो वेरिएबल की, H प्लस का फॉर्मेशन भी नहीं पता, Cl आयन का फॉर्मेशन भी नहीं पता, एक इक्वेशन दो वेरिएबल। अब किसी के दिमाग में आता सर एक HNO3 की और इक्वेशन बना लो। अगर HNO3 की इक्वेशन बनाओगे तो उसमें H प्लस तो होगा, लेकिन एक वेरिएबल और आ गया नाइट्रेट आयन, दो इक्वेशन तीन वेरिएबल हो जाएंगे। यानी प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर हमें किसी एक आयन का फॉर्मेशन पता चल जाए, H प्लस का पता चल जाए तो यहां से Cl आयन का आ जाएगा, या Cl आयन का पता चल जाए तो H प्लस का पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी एक आयन का भी तो कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर एक आयन का कर सकते तो बाकियों का भी कर सकते थे फिर तो हमारे पास तो किसी एक आयन का भी फॉर्मेशन का डेटा नहीं है। हां, लेकिन यह पता है, एक आयन का पता चल जाए तो फिर तो यूं कह दो कि लाइन लगा देंगे, लाइन लगा देंगे। नहीं, बट एक आयन का कैसे करोगे, एक आयन का भी नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या किया जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन को क्या मान लेते हैं, जीरो। ये कहीं से आया नहीं है, हमने इसको जीरो मान लिया है, हमने इसको जीरो मान लिया है। यानी अज्यूमिंग डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस जीरो, और जैसे ही हमने इसको जीरो माना यहां से Cl आयन का आ गया, फिर ऐसी NaCl की रिएक्शन लिख दी, उसे Na प्लस का आ जाएगा, फिर Na प्लस से किसी नाइट्रेट आयन का, फिर उससे किसी और का, फिर उससे किसी और का, और इस तरह से बाकी जितने भी आयन्स है सबका फॉर्मेशन हमने पता कर लिया। लेकिन ये जितने भी आयन्स है उन सबका फॉर्मेशन का डेटा बदल जाएगा जिस दिन आप ये रेफरेंस बदलोगे। जिस दिन आप ये रेफरेंस बदलोगे सारे डेटा बदल जाएंगे। यानी डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl फिक्स है, वो कभी नहीं बदलेगा, वो फिक्स है। लेकिन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ आयंस वो H प्लस के रेफरेंस में है, वो सब बदल जाएंगे जिस दिन आपने रेफरेंस बदल लिया। राइट, जिस दिन आपने रेफरेंस बदल दिया। इसी तरह से H प्लस का डेल्टा S फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे कोई एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछने वाला कि इसको क्यों जीरो मानना है, लेकिन बहुतों को लगता है कि सर ये इस रिएक्शन का डेल्टा H जीरो होता है। बहुतों को पता है, बहुतों क्या लगता है डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस मतलब ये रिएक्शन,
ये रिएक्शन नहीं है, इसकी रिएक्शन ही नहीं लिख सकते, लेकिन ये डेटा हमने क्या मान लिए, जीरो। अब वही लॉजिक, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H प्लस या डेल्टा एस के दो या डेल्टा G के दो, सबके क्या मान लिए, जीरो मान लिया। ये सब हम जीरो मान रहे हैं। एक और पॉइंट बताता हूं, और बाय द वे आपको किसी बुक में ये क्वेश्चन दिख जाए ना, तो अगर कोई कह रहा तो सारी बुक गलत है, राइट बेटा। इसका मतलब ये नहीं तुम हर्षित अपना मतलब निकाल दो कि इसको जीरो मान लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ना तो इसको जीरो बोला है ना ये रिएक्शन मैंने बोली है। सुन लेना मेरी बात, गलत गलत लॉजिक मत लगाओ बेटा, दिमाग वहां लगाओ। मैंने इसको जीरो बोला तो इसने इसको जीरो बोल दिया, तुम्हें क्या लगता है फिर वापस तुम उसी दर्रे पर आ गए कि इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन तुमने इस रिएक्शन का जीरो मान लिया। इस रिएक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस रिएक्शन से अब हमें कोई लेना देना नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और प्रॉब्लम बताता हूं, एक और पॉइंट बता देता हूं, वो भी सुन लेना। देखो ये सारी सही सही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनने में थोड़ा सा हाँ, लेकिन ऐसा ज्ञान दे रहा हूं, ऐसी बातें बता रहा हूं जो पता ही नहीं होती है। ठीक है चल रहा है, देखो फैक्ट बता रहा हूं, सही इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिंदगी भर बचना, नहीं तो बाद में समझ में आता है। एक और चीज यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसी तरह एक सब्सटेंस की एंट्रोपी, HCl की एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, तो मेरे पास केवल कंटेनर में क्या होना चाहिए, HCl, और इस HCl को पहले हम कहां लेके जाते हैं, 0 केल्विन पर, यानी HCl को 0 केल्विन पर ऑन पेपर, और फिर इसको 0 केल्विन से T टेम्परेचर पर लाते हैं, और 0 केल्विन पर इसकी एंट्रोपी 0, तो उससे हमें T टेम्परेचर पर इसकी एंट्रोपी पता चल जाती है। बट अब क्वेश्चन आता है, इसे HCl को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सबको किया जा सकता है, लेकिन अकेला H प्लस आयन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। केटायन है तो साथ में एनाइन भी होगा, साथ में कोई ना कोई एनाइन जरूर होगा, तो अकेला केटायन है ही नहीं। तो अब 0 केल्विन पर लेके जाओगे, वहां से वापस लाओगे तो केटायन के साथ कोई ना कोई एनाइन होगा, तो ये एंट्रोपी जो आएगी वो केवल केटायन की नहीं आएगी, साथ में जो एनाइन है उसकी भी आएगी, उसकी भी आएगी, केटायन के साथ साथ एनाइन की भी आएगी। तो फिर यहां पर भी क्या किया जाता है, यहां पर भी वही तरीका, HCl की एंट्रोपी पता है, HCl की एंट्रोपी पता है, H प्लस की पता करनी है, तो और Cl आयन की, इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज पता है मैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, इस रिएक्शन का डेल्टा एस पता है, इसकी एंट्रोपी पता है, लेकिन H प्लस और Cl आयन की नहीं पता, किसी एक की पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो यहां पर भी हमने क्या किया है, एंट्रोपी ऑफ H प्लस एक्वस को 0 माना है, एंट्रोपी ऑफ H प्लस एक्वस को 0 मान लिया गया। ये अलग चीज है, ये डेल्टा एस फॉर्मेशन अलग चीज है, ध्यान रखना, एंट्रोपी अलग चीज है। एंट्रोपी ऑफ H प्लस को 0 मान लिया, उससे बाकी सारे आयंस की एंट्रोपी का डेटा आ गया। और अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एंट्रोपीज ऑफ आयंस, एंट्रोपीज ऑफ आयंस में बी नेगेटिव, में बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बिकॉज they are with respect to H plus aqueous, they are with respect to H plus aqueous। किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पर जाके 0 होती है, वो भी सबकी नहीं होती, वो भी सबकी नहीं होती। और 0 केल्विन से जैसे ही 1 केल्विन 2 केल्विन आओगे, सबकी एंट्रोपी डिसऑर्डर सबका पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी 0 तब होगी जब 0 केल्विन आएगा, अदरवाइज एंट्रोपी पॉजिटिव ही होती है, डिसऑर्डर पॉजिटिव ही होता है। लेकिन कुछ आयंस की एंट्रोपी नेगेटिव होती है, कुछ आयंस की एंट्रोपी नेगेटिव होती है, डेटा कहीं दिख जाएगा आपको। ऐसा क्यों? उसका लॉजिक ये है कि वो H प्लस के रेफरेंस में, जो H प्लस से ज्यादा ऑर्डर्ड है,
H प्लस एक्वस से जो ज्यादा ऑर्डर्ड है उनकी एंट्रोपी नेगेटिव में चली जाती है, और जो H प्लस से ज्यादा डिसऑर्डर्ड है उनकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। आयंस की एंट्रोपी को एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं बोल सकते हो। HCl की एंट्रोपी को एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोल सकता हूं, ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, आज जितनी है वही रहेगी कोई भी कहे। बट आयंस की एंट्रोपी जिस दिन रेफरेंस बदल दिया वो सारे डेटा बदल जाएंगे, वो सारे डेटा बदल जाएंगे। तो आयंस की एंट्रोपी को एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं बोल सकते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ेगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूं विथ ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। या तो केवल क्या होता है रट लो, या कुछ भी गलत तरीके से रट लो, या सीधा सीधा बोल दूंगा कि यार इसका परफेक्ट ऑर्डर होता, बात खत्म, आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत हो जाएगा। O2 में क्वेश्चन था, चलो अच्छी बात है। तो बस ये लिखते जाओ, क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता दूं, यहां पर ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं डेल्टा एच फॉर्मेशन के, ये डेल्टा एच पे भी लिख सकते हैं, लिख लेना यहां पर डेल्टा एस पे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लॉजिक वही है, देखो फॉर्मेशन वर्ड जब भी आ जाए, अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हाफ N2 प्लस 3/2H2। अब इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन कह सकते हैं, डेल्टा एस को डेल्टा एस फॉर्मेशन कह सकते हैं, डेल्टा जी को डेल्टा जी फॉर्मेशन कह सकते हैं, डेल्टा यू को डेल्टा यू फॉर्मेशन कह सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है, क्योंकि ये फॉर्मेशन की रिएक्शन है। तो ये फॉर्मूला यानी डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये भी लिख सकते हो। डेल्टा जी का भी लिख सकते हो, डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी लिख सकते हो। यानी डेल्टा जी निकालने का ये तरीका है। डेल्टा जी निकालने का एक और तरीका जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। डेल्टा जी निकालने का एक और तरीका डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू है। ये इसमें से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, तो कुछ फॉर्मूले जो थर्मोडायनेमिक्स में आए वो मैं यहां पर वापस से लिख रहा हूं ताकि एक साथ याद रहे कि हाँ इतने फॉर्मूले हैं। डेल्टा जी निकालना, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, तो ये याद रहे। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला फॉर्मेशन नहीं है, एंट्रोपी चेंज आप इससे भी निकाल सकते हो, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, लेकिन ऐसा कोई एंथैल्पी का फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसा कोई एंथैल्पी का फॉर्मूला नहीं होता है। बेटा टेस्ट का सिलेबस आ गया होगा, बाकी तो टेस्ट का सिलेबस है सॉलिड स्टेट थर्मोडायनेमिक्स यही है, सॉलिड स्टेट थर्मोडायनेमिक्स यही है। ठीक है, याद रखना इन बातों को। नेक्स्ट आ जाते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन delta H combustion, it is the enthalpy change when 1 mole substance is burnt with excess oxygen, is burnt with excess oxygen। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 मोल, दो रिएक्शन आधे मोल ऑक्सीजन के साथ ही होती, बट हमने कंटेनर में बहुत सारी ऑक्सीजन डाल दी। ऑक्सीजन आप 5-10 मोल कितनी भी डालो, इस
उसका 1 मोल जब रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2O। हमें पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O। तो इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे हम कहते हैं डेल्टा H कंबशन। किसका कंबशन हो रहा है, H2 का। किसका कंबशन हो रहा है, H2 का कंबशन हो रहा है। अनन्या जी, VDP माइनस HDT भी फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, लेकिन वो VDP माइनस HDT केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं लगेगा। और जो अभी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं तीनों, वो सब किसके लिए लगते हैं, केमिकल रिएक्शन और फेस चेंज के लिए। VDP माइनस HDT फॉर्मूला जब केमिकल और फेस चेंज नहीं हो रहा हो तब लगाते हो, राइट। लेकिन हाँ, यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 की रिएक्शन तो लिख दी, बट यहां लिक्विड होगा या गैस होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन आप किस टेम्परेचर पर कर रहे हो। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हुआ तो गैस। अब कोई ये कहेगा सर 100 पर हुआ तो नहीं होगा, या तो कम या ज्यादा। फिर क्वेश्चन में दे रखा होगा क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, गैस बन रहा है, क्योंकि 100 डिग्री पर कुछ लिक्विड बनता है, कुछ गैस बनती है, तो हमें नहीं पता कि कितना लिक्विड कितना गैस बन रहा है। इसीलिए क्वेश्चन या तो 100 डिग्री से कम या ज्यादा, तो H2O या तो लिक्विड या गैस। और अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे भाई, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन then consider it to be room temperature. Consider it to be room temperature. माही अभी थर्मोडायनेमिक सॉलिड स्टेट यही आ रहा है, मेनली थर्मोडायनेमिक, क्योंकि इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स 1 और थर्मोडायनेमिक्स 2 ही है। कंसिडर इट टू बी ए रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में मानते हुए H2O को किस स्टेट में ले लेंगे, लिक्विड स्टेट में, ध्यान रखो। लेकिन यहां पर हमने प्रोडक्ट क्या बना दिया, H2O। क्वेश्चन आता है अगर मैंने ग्रेफाइट का कंबशन किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2, राइट। यानी प्रोडक्ट पता होना चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2। अच्छा भाई दी, सल्फर है कहीं पर और सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, मान लो सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सल्फर है, ध्यान रखना। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, SO2। SO3 नहीं बनती है, जबकि एक्सेस ऑक्सीजन है, SO3 नहीं बनेगी। SO3 बनाने के लिए कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, तब जाके कहीं SO3 बनती है। इसलिए कहीं पर भी सल्फर का कंबशन हो रहा है, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनेगा, SO2। नाइट्रोजन है अगर कहीं पर, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो भी स्टेट होगी। सोनू, सल्फर की स्टेट से मतलब नहीं है हमें अभी, कोई सी भी सल्फर हो, चाहे रोम्बिक हो चाहे मोनोक्लिनिक हो, सब किस में जाएगी, SO2 में। ना तो NO बनेगा ना NO2। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ
कोई रिएक्शन नहीं होती है ऐसे। कैटलिस्ट चाहिए होता है तब जाके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। एयर में नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है बट उनमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो अगर कहीं पर भी किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन है उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन H2O में, कार्बन CO2 में, सल्फर SO2 में। नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, नाइट्रोजन का कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो अब यहां पर भी रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और यहां पर रिएक्शन लिखते वक्त ध्यान रखना, H2 का कंबशन मतलब इसका 1 मोल, ग्रेफाइट का कंबशन यानी इसका 1 मोल, सल्फर है तो सल्फर का 1 मोल, वो जो भी सल्फर होगी उसका 1 मोल। तो कंपाउंड का 1 मोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि CH4 के कंबशन की रिएक्शन लिखो, यानी डेल्टा H कंबशन ऑफ CH4, इसकी रिएक्शन लिखो। या चलो और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, C3H6, इसके कंबशन की रिएक्शन लिखो। डेल्टा H कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, यानी एल्यूमिनियम की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। डेल्टा H कंबशन ऑफ CH3S, एक ही साथ सारे कंपाउंड डाल देता हूं, CH3NH CH2NH2। इसकी रिएक्शन भी लिखो। इन तीनों के कंबशन की रिएक्शन लिखनी है। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन लिखनी है कंबशन की, उसे बैलेंस करना है। यानी जिस रिएक्शन के डेल्टा H को हम डेल्टा H कंबशन कह सकें वो रिएक्शन आपको यहां लिखनी है। कभी कभी यहां पर जब मैं पढ़ा रहा होता ना तो कुछ बड़े इररिलेवेंट से कमेंट आते हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उनका मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। जो मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे कनेक्टेड है उन्हीं का रिप्लाई करूंगा। और जिनका कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, मैं सब पढ़ रहा हूं लेकिन ये समझ जाओ कि यूजलेस कमेंट है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब उससे कोई रिलेवेंस ही नहीं होता, फिर भी पूछते रहते हैं। वो क्या होता कुछ के लिए क्या होता कि एक सेंटेंस बोलो तो उसी में से कुछ निकाल के फिर पूछ लेते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन क्यों एक्सेस में, अब उसका क्या जवाब दो, वो आग वापस आ गया। थोड़ा दिमाग खुद का भी लगा लो राज। ऋषि बता चुका हूं मैं। अच्छा रिएक्शंस आ गई। तो सबसे पहले C3H6, C6H6 नहीं लिखा मैंने, वेरी गुड प्रसन्ना ने, बहुत शानदार। लेकिन प्रसन्ना कंपाउंड C3H6 है। तो यहां पर बैलेंसिंग में C3H6 लिक्विड O2, पहले तो केवल प्रोडक्ट लिख लो CO2, और टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो सबको रूम टेम्परेचर पर मानते हुए, रूम टेम्परेचर पर CO2 गैस, H2O लिक्विड। अब मुझे इसको बैलेंस करना है तो ये भी 3, ये भी 3 और ये 9/2, यानी इसका कोफिशिएंट फिक्स है। वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट एल्यूमिनियम की रिएक्शन। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कैसे बैलेंस करें, प्रोडक्ट तो एल्यूमिनियम प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू Al2O3, और ऑक्साइड्स जो होते हैं मेटल ऑक्साइड सारे सॉलिड में होते हैं।
बैलेंसिंग करनी होगी। अब इसको कैसे बैलेंस करें? इसको, इसका कोफिशिएंट कितना आएगा, एल्यूमिनियम का कितना आएगा? वन या टू? टू नहीं आएगा, इसका एक मोल होना चाहिए, इसीलिए इसको हाफ, क्योंकि इसका वन तो इसका हाफ। अब ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितनी, 3/2, तो ये 3/4। ये बैलेंसिंग होगी इसकी। एंड लास्ट वन, CH3S CH2NH2। देखो, और एक और चीज बता, ये सॉलिड है, ठीक। ये लिक्विड हो तो लिक्विड का कंबशन कहलाएगा, ये गैस है तो गैस का कंबशन कहलाएगा। O2, दो कार्बन दिख रहे हैं, 2CO2। हाइड्रोजन कितनी दिख रही है, 7, 7/2H2O। सल्फर SO2 में, और नाइट्रोजन एक ही दिख रही है, इसीलिए हाफ N2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो जैसा भी चाहते हो। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, 4, 3.5, 7.5, 7.5 एंड 2, 9.5, 9.5। तो यहां पर 9.5 डिवाइडेड बाई 2। चाहो तो अब आप इसको चेंज कर सकते हो और जैसे बदलना चाहो, 19/4 भी लिख सकते हो, 19/4 भी लिख सकते हो। आर्यन ने अमोनिया बना दी भाई साहब ने, आर्यन, वाह, अमोनिया बना दी, वेरी गुड। और कुछ बना दो, डायमंड भी बना दो कार्बन का, काम आएगा तुम्हारे लिए। और ये सारे एग्जाम्पल ऐसे करवा रहा हूं जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, जिससे कंफ्यूजन होता है, बहुतों को पता ही नहीं होता कि एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लिख दिया ये कंबशन है। मैं सारे एग्जाम्पल्स इस तरह से करवा रहा हूं ताकि फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो। आपको पता होना चाहिए कि यार क्या रिएक्शन लिखते हैं, कैसे रिएक्शंस लिखते हैं। हाँ, वो है ना, युद्ध में चले गए, अरे यार मेरे को तो मशीन गन तो चलाना ही नहीं आता, ये कैसे चलाई जाती है, सामने वाले के पास हथियार क्या है वो हमें पता ही नहीं है, उसके पास क्या हथियार है, आपके पास क्या हथियार है, आपके हथियार, आपके आर्म्स कैसे चलाए जाते हैं, उनके आर्म्स से कैसे बचना है, सब पता होना चाहिए, तब जाके लड़ने जाओ। नहीं तो क्या होगा तुम्हारा हाल, वो तुम्हें ही पता है। सब बता चुका हूं, सबके प्रोडक्ट सब बता चुका हूं। अच्छा, यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। H2 गैस का कंबशन कर रहे हो, इसका कंबशन कर रहे हो, सब रूम टेम्परेचर पे मान रहा हूं, तो H2O लिक्विड बनेगा। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के डेल्टा H को आप डेल्टा H कंबशन ऑफ H2 भी कह सकते हो, और इसे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O भी कहा जा सकता है। AK-47 और मोदी बहुत पसंद है, हाँ ऐसा। देखो, मोदी जी तो पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, AK-47 जो है, यूं देखा जाए तो होनी चाहिए बस सोल्जर्स के पास, बहुत जरूरी है, और किसी के पास ना हो, जैसे यूएस में होता है, हर कोई घूमता रहता है। हाँ। शशांक कह रहा सर बैक टू टॉपिक, आप इधर उधर मत डोलो।
तो इस रिएक्शन को कंबशन की रिएक्शन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यानी डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2 इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। एक ही डाटा है ये। बहुत बार बहुतों क्या लगता है सर डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2 दे ही नहीं रखा है। अरे भाई वहां डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O जो है वही डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2 है। दूसरा कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, ये ग्रेफाइट का कंबशन भी है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, और ये CO2 का फॉर्मेशन भी है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2। ये बहुत जगह यूज होगा, ध्यान रखना। ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत जगह यूज होगी, आपके दिमाग में अच्छी तरह फिट हो जाना चाहिए कि ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है और डेल्टा एच कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी है। आज जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आज डिनर के टाइम पर फिर से इनको बोलना है, खासकर ध्यान रखना। H प्लस एक्वस का डेल्टा एच फॉर्मेशन 0 माना गया है। H प्लस एक्वस के फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन नहीं होती है। एंट्रोपी ऑफ H प्लस एक्वस को 0 माना गया है। आयंस की एंट्रोपी का डेटा नेगेटिव भी हो सकता है। ये पॉइंट्स बोलो, पॉइंट्स बना बना के बोलो। खाने की टेबल पर आज घर वालों को याद दिला देना कि आयंस की एंट्रोपी देखो नेगेटिव भी हो सकती है, बट किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। सब्सटेंस की एंट्रोपी मिनिमम 0 हो सकती है, वो भी 0 केल्विन पर। बट आयंस की एंट्रोपी हम नॉर्मल, क्योंकि रेफरेंस माना हुआ तो किसी भी टेम्परेचर पर H प्लस की एंट्रोपी को 0 माना हुआ है। घर वालों को याद करवा देना। उनको भी कहो, हाँ, थोड़ा उनको भी बताओ कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। हाँ, वो भी तुम्हारे साथ थोड़ी मेहनत करेंगे। याद करवा दो उनको, कहना उनको कि 2 दिन बाद फिर पूछूंगा याद है या नहीं है। देखो सीधी सी बात, कोई भी चीज याद नहीं हो रही ना, मम्मी पापा के पास जाओ और उनको याद करवा दो, और कहना कि सर ने ऐसा बोला कि जो चीज याद नहीं हो रही हो मम्मी पापा को याद करवाओ, क्योंकि उससे याद हो जाती है। वो तुम्हारे खातिर बेचारे वो याद भी कर लेंगे, देख लेना। उनको चाहे कितनी भी तकलीफ होगी, ठीक है ऐसे बोलेंगे करवा दे बेटा, तो सुनेंगे तुम्हारी बात। हाँ हाँ क्या करो। तो जो भी बात ना ये नहीं समझ, कम याद आ रही हो, उनको जाके बोलो कि आज ऐसा हुआ था, सर ने ये चीज समझाई थी, ये किया था, थोड़ा कम समझ में आया, सुनो आप वापस, उनको 2 बार सुनो। सीरियसली ये याद हो जाएगा। ये भी बोलना अजगर वालों को कि H2 का कंबशन और H2O का फॉर्मेशन एक होता है, ग्रेफाइट का कंबशन और ग्रेफाइट का फॉर्मेशन, सॉरी ग्रेफाइट का कंबशन और CO2 का फॉर्मेशन। अब इसका भी एप्लीकेशन पर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, डेल्टा एच कंबशन ऑफ CO2। अगर मैं आपसे कहूं कि CO2 के कंबशन की रिएक्शन लिखो, तो यार CO2 फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कंबशन से प्रोड्यूस होता है, तो इसका डेल्टा एच कंबशन 0। डेल्टा एच कंबशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर कोई बात करे, ऑक्सीजन का फर्दर कोई कंबशन नहीं होता, ये भी 0। यानी जो कंबशन के प्रोडक्ट हैं उनका कंबशन नहीं होता है। Al2O3 इसका कंबशन 0। फिर तो हमारा कंपटीशन हमारे घर वालों से भी हो जाएगा, हो सकता है। वैसे प्रॉब्लम ये है कि यार जेई के इनके अटेम्प्ट लिमिटेड है। जेई के अटेम्प्ट अगर लिमिटेड ना हो तो पता चला एक ही घर से 4-4 5-5 लोग जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं। क्यों? सोचा बच्चा तो कर ही रहा था, साथ में हमने भी कोचिंग कर ली। नहीं, H2O का भी 0 ही होगा, H2O का भी 0 ही होगा। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन, 10 मिनट और है हमारे पास, फिर डिस्कशन करना है हमें, ठीक है। कैलाश कह रहा हाँ सर कोई तो जाए आईआईटी में।
पता चला मम्मी चली गई और तुम घर पर काम करने के लिए छूट गए बेटा, फिर सारे बर्तन झाड़ू पोछे तुम्हें ही करने पड़ेंगे। सोच लो। है। हम्म। हाँ। चलिए। एक तो सोचने भी लग गया कि मम्मी का 1 करोड़ का पैकेज लगेगा सर, फिर मैं देखो उसमें से गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा। हाँ। फिर तो और आराम है, ऐश ही ऐश है। क्यों? मम्मी पैसे भेज ही देगी, अपन आराम से जिंदगी भर। मम्मी को कहेंगे आप आराम से जॉब करो, बस आपके अकाउंट का कार्ड मुझे दे दो, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है। आई एम वेरी मच हैप्पी, कोई टेंशन मत लो मेरी, मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, मजे मजे कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन, लेट्स से CH4 plus C2H4 कन्वर्टिंग इनटू C3H8। इस रिएक्शन का हमें फिर से वही डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार हमें इनके डेल्टा एच फॉर्मेशन के डाटा नहीं दे रखे हैं, इस बार हमें इनके डेल्टा एच कंबशन के डेटा दे रखे हैं साहब। डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4 ये भी दे रखा है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H4 ये भी दे रखा है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C3H8 ये भी दे रखा है। तो अब क्या करें? अब या तो एक तरीका है कि इन तीनों के कंबशन की रिएक्शन लिखो, उन्हें ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जैसे ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे डेल्टा एच का डेटा भी उसी तरह से ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से वही वाली बात है कि ये लेंदी तरीका है, ये लेंदी तरीका है, अच्छा खासा टाइम लगेगा रिएक्शन को लिखने में। ये समझ में तो आ रहा है ये जो तरीका मैं बताता हूं? क्योंकि आप सबको पता है ए कन्वर्टिंग इनटू बी, इस रिएक्शन का डेल्टा H1, बी कन्वर्टिंग इनटू सी, इसका डेल्टा H2, तो दोनों को ऐड करो तो डेल्टा H भी क्या हो जाता है, ऐड, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, ए कन्वर्टिंग इनटू सी। यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन लिख के उसको बैलेंस करो। तो फिर से ये सोचो, इसका कंबशन का मतलब क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O। ऑब्वियसली ऑक्सीजन चाहिए, वो मैं लिख नहीं रहा हूं। ये डेल्टा एच हमें दे रखा है, इसको लिख देता हूं डेल्टा H1। इसके कंबशन से भी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 2CO2 प्लस 2H2O। ये डेटा भी हमें दे रखा है, डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H4, और इसका कंबशन करोगे तब भी प्रोडक्ट यही बनेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन जितना भी है यहां पर है वो भी CO2 में, हाइड्रोजन वो भी H2O में, इधर वाला कार्बन भी CO2 में, इधर वाला हाइड्रोजन भी CO2 में। तो फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। राइट। अब वापस इनको रिलेट करना, क्या समझ में आ रहा है कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? समझ में आ रही मेरी ये बातें?
तो अब फिर से वही रिलेट करना है हमें। ये एरो अब की बार जो फॉर्मेशन में एरो ऊपर की तरफ थे वो नीचे हो गए, वहां सब ऊपर की तरफ थे, ये सब नीचे की तरफ हो गए। हाँ, ये एरो अभी भी जैसा पहले था वैसा ही है। अब ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और ये दोनों उल्टे हो गए। ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर इनको ऐड करना है तो ये दोनों ऐड होंगे, डेल्टा एच रिएक्शन प्लस डेल्टा एच थ्री इक्वल्स टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, यानी डेल्टा एच थ्री उधर जाएगा तो ये क्या है, डेल्टा एच वन और टू, रिएक्टेंट का कंबशन, यानी समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी एक और फॉर्मूला यहां पर आ गया, एक और फॉर्मूला यहां पर आ गया, लेकिन इस बार ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला आया उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, जबकि फॉर्मेशन वाले केस में क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये थर्मोकेमिस्ट्री का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत बढ़िया अमन ने तो यार ट्राइंगल भी छाप दी, गजब। अमन ने तो ये इक्वेशन एस लिख के दे दी, वेरी गुड। तो यहां पर कंबशन की वैल्यूज पुट करोगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन के डेटा पुट करोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं जिसमें हम इस चीज को देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन तो आज नहीं कर पाएंगे, बट चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं इस चीज पर, फिर डिस्कशन पर आएंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C3H8 given delta H combustion of C3H8 minus 1500 kilojoule, delta H combustion of कार्बन ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है ध्यान रखना, माइनस 400 किलो जूल, और डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2 माइनस 350 किलो जूल। ये सब पर मोल का डेटा है, सब पर मोल का डेटा है, ठीक है। बहुत बढ़िया अंशुल, आयुष, ग्रेट यार, तुम लोग छा गए एकदम, तुमने तो पूरी इक्वेशन ही कमेंट में लिख दी। भाई कौन किससे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग एरो की डायरेक्शन डिसाइड होगी। कंबशन में जिसका कंबशन हो रहा है उससे CO2 बन रहा है तो एरो उसी तरफ जाएगा, जो जिससे बन रहा है एरो की डायरेक्शन वही होगी ना। क्या बन रहा है उससे देखो, कंबशन में CO2 बनता तो हमेशा एरो की डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, CO2 की तरफ होगी। तो कोई पूछा ये एरो नीचे क्यों आया, ये एरो नीचे क्यों आया, क्योंकि इसका कंबशन हो रहा है तो ये बनेगा, इसका कंबशन हो रहा है तो ये बनेगा, इसका कंबशन हो रहा है तो ये बनेगा, तो एरो नीचे ही आएगा। जल्दी जल्दी करें। आंसर -1100 या +11, वही कंफ्यूज, कुछ का -1100 आ रहा है, कुछ का +1100 आ रहा है। ये प्लस माइनस की गड़बड़ बहुत होती है इस चैप्टर में।
प्लस माइनस की गड़बड़ बहुत होती है। किसी का 750 भी आ रहा है। अब यहां पर इसका फॉर्मेशन निकालना है। अब पहले ये समझो, जिसका फॉर्मेशन निकालना मतलब इस रिएक्शन, इसका फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दो, क्योंकि इसका फॉर्मेशन निकालना है तो इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दो। और C3H8 के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या होगी? 4H2 कन्वर्टिंग इनटू C3H8। मतलब आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। अगर ये डेल्टा एच पता चल जाएगा, वही आपका आंसर है। ये डेल्टा एच रिएक्शन मुझे निकालना है, इस रिएक्शन का। अब मेरे पास डेटा क्या है? हमारे पास डेटा क्या है? तो हमारे पास इसका कंबशन का भी डेटा है, H2 का भी है, C3H8 का भी कंबशन घटा। अब डेटा यहां पर किसके हैं? कंबशन के। अगर यहां कंबशन के डेटा पुट कर रहे हो तो हमेशा क्या आएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हां, इस डेल्टा एच रिएक्शन को मैं और क्या बोल सकता हूं? डेल्टा एच फॉर्मेशन भी बोल सकता हूं। बहुतों को ये लगता सर ये तो फॉर्मेशन की रिएक्शन है, ये फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। ये डेटा किसके हैं उससे मतलब है, ये डेटा किसके हैं उससे मतलब है। ये फॉर्मेशन की हो, ये न्यूट्रलाइजेशन की हो, या कोई और रिएक्शन हो, हमें उस रिएक्शन से मतलब नहीं है। यहां वैल्यूज कौन सी पुट की जा रही है। अगर यहां कंबशन वर्ड दिख रहा है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कंबशन है मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इस रिएक्शन से मतलब नहीं है। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हो उस रिएक्शन से मतलब नहीं है। ये रिएक्शन फॉर्मेशन की है, कंबशन की है, न्यूट्रलाइजेशन की है, सब्लिमेशन की है, हमें उससे नहीं मतलब है। ये रिएक्शन जनता क्या करती है? इस रिएक्शन से डिसाइड करती है। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हो उससे मतलब नहीं है। वैल्यूज किसकी पुट कर रहे हो उससे मतलब है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो ग्रेफाइट का पहले आएगा 3 इंटू, यानी मैं डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -1200, 4 इंटू दिस वन -1400, -1500 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आंसर आ गया -1100। अब बहुतों को ये डेल्टा एच जो रिएक्शन आया है, अब बहुतों क्या लगता है सर ये तो डेल्टा एच रिएक्शन है। अरे भाई, जो डेल्टा एच रिएक्शन है वही तो डेल्टा एच फॉर्मेशन भी है, तो यही आपका फाइनल आंसर भी है। बहुत जो मुद्दे की बात है मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं, इधर उधर बात नहीं कर रहा हूं। नेता लोगों की तरह नहीं कि मुद्दा कुछ और है बात कुछ और है। जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को बता रहा हूं, और ये भी गारंटी देता हूं इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं है। बाकी तो अब ठीक है, मल्टीप्लाई करना ऐड करना वो पता होना चाहिए। अब जनता कोई 2 से 3 से मल्टीप्लाई नहीं करे तो उसका क्या कर सकते हो? याद रखना। राइट, आज के लिए यहीं तक करते हैं। मेरे को डिस्कशन करना है O2 का। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं थर्मोकेमिस्ट्री की शीट में से आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं। थर्मोकेमिस्ट्री की शीट में से होमवर्क दे रहा हूं। बहुत अच्छी तरह से जो मैं बातें बता रहा हूं, आई थिंक याद रखना, और होमवर्क करोगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बातें। वन टू नाइन।
चलिए डन। ओके, तो अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने होमवर्क क्या दिया था? O2 9 से 19, नीचे नीचे नीचे। 8 से 19 दिया था, ठीक है। O2 में देखो, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है सारे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ढंग से करोगे तभी होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको 5 6 7 8 बार करो, कम से कम 5 बार। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक। यस, आइसोएंट्रोपिक का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। O2 थर्मोडायनेमिक्स 2। तो आइसोएंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। यस, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक का एंट्रोपी चेंज 0 यानी एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब आइसोएंट्रोपिक। क्लियर? बेटा जो कहा जा रहा है क्लियरली वही क्वेश्चंस पूछो। 8th में किसी और ऑप्शन में कोई डाउट है? हमेशा पूरा लिखो। अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन एक साथ लिखो। हाँ, सिस्टम वैसे तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक में सिस्टम का सराउंडिंग का सबका ही 0 होता है, बट आइसो एंट्रोपिक मतलब सिस्टम की बात हो रही। सिस्टम का एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब आइसो एंट्रोपिक। सब पूछ लो बेटा, 8th का बी पार्ट भी पूछ लो, सी पार्ट भी पूछ लो। 8th का बी खुद करो, 8th का सी खुद करो। सब आंसर निकाले हुए, सारे क्वेश्चन निकाले हुए। 8th तब नहीं बता रहा हूं, 8th से आगे बढ़ जाओ बेटा। दोनों नोट्स में क्वेश्चन किए हुए हैं, उसको यूज करो, सब समझ में आ जाएगा। नोट्स पढ़ो 8th क्वेश्चन के लिए। ये आइसो एंट्रोपिक बता दिया। 9th पर आ जाते हैं। 9th का सी ऑप्शन, 9th का आगरा ऑप्शन। यहां 9th में आगरा ऑप्शन में रिवर्सिबल नहीं लिखा हुआ है, तो डी क्यू अपॉन टी। अगर ये रिवर्सिबल होता तो पाथ के इंडिपेंडेंट होता। इरिवर्सिबल है इसीलिए फॉल्स। इरिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल होगा तो पाथ पे डिपेंड करेगा, इसीलिए फॉल्स। बी भी फॉल्स है क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, इसीलिए ये फॉल्स है। सी ऑप्शन, एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर है मतलब यूनिवर्स हो गया। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या क्या रहेगी, कांस्टेंट, कभी कम नहीं हो सकती, इसीलिए ये भी ट्रू। आइसोलेटेड है इसीलिए ट्रू। अगर अदरवाइज होता है, इन एक सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। एंट्रोपी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। वो फॉर्मूला लगा दो, समझ में आ जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है, आगरा बॉम्बे दिल्ली तीनों ही इनकरेक्ट है बेटा। मयंक, तो आंसर सही है। पढ़ो ऊपर, करेक्ट मार्क करना है या इनकरेक्ट मार्क करना है। देन क्वेश्चन नंबर 10th।
क्लॉसियस इनइक्वालिटी किया था हमने, क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमने किया था, उसी चीज को देखो वापस। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 2 किसी भी रास्ते से जाओ, एंट्रोपी चेंज जो निकलेगा वो Q रिवर्सिबल बाई T से निकलेगा। आगरा ऑप्शन सही है। बॉम्बे ऑप्शन 2 से 1 वो गलत है, क्योंकि Q इरिवर्सिबल बाई T एंट्रोपी चेंज नहीं होता। सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सी ऑप्शन एंट्रोपी चेंज 1 से 2 और 2 से 1 Q इरिवर्सिबल से नहीं आएगा। 1 से 2 मैं DQ नहीं लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर ये 2 से 1 ये Q इरिवर्सिबल बाई T, ये एंट्रोपी चेंज थोड़ी, ये एंट्रोपी चेंज थोड़ी है। हां, ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस का ये 0 जरूर होगा, बट ये वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी साहब। और क्लॉसियस इनइक्वालिटी का जब मैं करवा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एक ओवरऑल Q बाई T का जो सम होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, इरिवर्सिबल है तो लेस देन 0, यानी 1 से 2। अब मैं इसे एंट्रोपी नहीं बोल रहा हूं, रिवर्सिबल 2 से 1 इरिवर्सिबल लेस देन 0, इसको मैंने एंट्रोपी नहीं बोला है। तो डेली ऑप्शन यस इट इज लेस देन 0, और ये ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस का एंट्रोपी 0। ओवरऑल साइक्लिक 0 और ये वैल्यू लेस देन 0, यानी कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि ये एंट्रोपी, ये टर्म एंट्रोपी है, लेकिन ये एंट्रोपी नहीं है, ये एंट्रोपी नहीं है। तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत हुआ है, सी ऑप्शन गलत हुआ है। सीधा सीधा 1 से 2 एंट्रोपी और 2 से 1 एंट्रोपी ये हमेशा ही 0 होगी। 1 से 2, 2 से 1 खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मूला लगाओ। एंट्रोपी चेंज एट P2 प्रेशर माइनस एंट्रोपी चेंज एट P1 प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा NG R ln P1 अपॉन P2। राइट, देखो बेटा, जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस में रैंक लानी है, तो ये सब करना पड़ेगा। यहां कोई पूछ रहा P1 क्या, मयंक रहने दो बेटा, मत करो तकलीफ, तुम छोड़ दो। हाँ, मत मेहनत करो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? जब तुम्हें P1 नहीं पता तो अपने नाजुक से दिमाग पर इतनी भारी चीजें मत डालो। टेंथ का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आगरा और दिल्ली। 10th का आंसर आगरा और दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही गलत है। और सीरियसली बोल रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हो कि जेई एडवांस में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन हमसे हो, और जेई एडवांस में केमिस्ट्री छोड़ो फिजिक्स में भी हो, अगर आप करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे बेटा।
अदरवाइज जेई एडवांस में हिलने वाले नहीं है क्वेश्चन, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। सोनू, अगर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कुछ और दे रखा है तो चेंज कर लेना, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आगरा और दिल्ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स लिक्विड से एक्स गैस जा रहा है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब 1 एटमॉस्फेयर 400 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और इस कंडीशन पर इसका डेल्टा जी क्या होगा? 0। अब सीधा सा लॉजिक है, एक सिंपल सी चीज बताऊं, आप सब कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। प्रेशर कम करने पर लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होता है। प्रेशर कम करने पर, याद करो, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अब इस तरह से सिचुएशन को इमेजिन करो, अंदर का 400 केल्विन, इसका वेपर प्रेशर भी 1 है। लिक्विड और गैस में क्या होगा? इक्विलिब्रियम। अब मैं चाहता हूं कि ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड में जाए तो बाहर का प्रेशर कम करना पड़ेगा। जैसे ही बाहर का प्रेशर कम करूंगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, फाइनाइट टाइम में प्रोसेस होगा। यानी बाहर का प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर ये है तो डेल्टा जी 0। बाहर का प्रेशर अगर 1 से कम कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर से कम कर दिया, तो डेल्टा जी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रोसेस होगा। और बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा कर दिया, प्रोसेस नहीं होगा, मतलब डेल्टा जी उसका ग्रेटर देन 0। यही टेम्परेचर, प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ भी सोच सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिबल होगा, टेम्परेचर कम करोगे तो नहीं होगा। सही दे रखा ना, तो फिर कौन सी जनता है जिसको आंसर देखना नहीं आता बेटा? तने बिल्कुल वैसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, फॉर्मूले से बड़ा लेंदी हो जाएगा यार, फॉर्मूले से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही कर लो। मैं आपको अभी भी बताऊं, फैक्ट बताऊं, आई थिंक आई एम, जिसकी रैंक जो आई है ना 36, 42 या इवन 162, 170 जिनकी रैंक्स आई है, उनके फिजिकल में, इनमें मोस्टली सारे क्वेश्चन सही है। 112, 120 में से 112 मार्क्स भी आए हैं। 120 में से 112 मार्क्स आए हैं, 102 इस तरह से। तो जेई एडवांस में मैंने बात तो सर, जेई एडवांस में अंडर 100 रैंक लानी है। कोई कहता है जेई एडवांस में 500 के अंदर रैंक लानी है, और जैसे ही O2 आती है, सर ये तो हमसे नहीं होता सर, बस रैंक ला दो हमारे से, O2 तो नहीं करेंगे हम, लेकिन रैंक ला दो। हाँ बोलिए, डाउट्स बोलिए। 13th का डी, 13 तो हो गया। 14th का ई है ही नहीं, कोई कह रहा 14th का ई बता दो। है भाई, रुक गया कमेंट बॉक्स। चलो 18th बता देता हूं। 18th अभी क्लास में समझाया था। एटींथ, आगरा ऑप्शन ट्रू है। किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी, प्योर एलिमेंट कंपाउंड की एंट्रोपी, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो उसकी एंट्रोपी भी ग्रेटर देन 0 होगी। स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ ऑल आयंस इन एक्वस फेज इज ग्रेटर देन 0, गलत। ऑल दी आयंस इन एक्वस फेज, ये 0 से ज्यादा नहीं होती है, ये फॉल्स है, ये H+ के रिलेटिव होती है।
स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ आयंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स। स्टैंडर्ड एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी ऑफ आयंस में बी नेगेटिव, ट्रू, और ये भी ट्रू। चलिए एक और जो बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। आज का होमवर्क दे ही दिया मैंने आप लोगों को, और नेक्स्ट क्लास में एक और काम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के O2 के जो बाकी के क्वेश्चन है, O2 के जो बाकी के क्वेश्चन है, रिमेनिंग O2 हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि थर्मोडायनेमिक्स के जेई एडवांस में आपसे क्वेश्चन हो तो आपको O2 करनी ही पड़ेगी, और O2 करोगे तभी आपकी कमांड आएगी। अगर आप O2 नहीं करोगे, कितनी भी अच्छी थर्मोडायनेमिक्स समझी है वो सब भूल जाओगे। क्योंकि क्या होता है, समझा आज है, 2 महीने बाद क्या समझा, कुछ कर ही नहीं रहे, 3 महीने बाद सब उड़ जाएगी। याद कौन दिलाएगा? ये क्वेश्चन ही आपको याद दिलाएंगे। ये क्वेश्चन करोगे तभी वो थर्मोडायनेमिक्स याद रहेगी। तो जेई एडवांस में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने हैं तो ये O2 को बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि O2 में कुछ नए क्वेश्चन है। आप जेई एडवांस भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ताकि दोनों को बार बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार करोगे उतनी बार कम है। भाई तुमने लग रहा होगा इतनी बार, बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे करते हैं और क्वेश्चन ही नहीं आता, कभी आता तो एक आता है। कम से कम इसमें फायदा तो है कि करते हैं और क्वेश्चन भी आता है, करते भी हैं और क्वेश्चन भी आता। नहीं तो ऐसा भी हो सकता कि यार सर क्वेश्चन ही नहीं आया, ऐसा भी हो जाता है। तो रिमेनिंग O2 ध्यान रखना, ये हम डिस्कस करेंगे, और थर्मोकेमिस्ट्री वाला होमवर्क जो मैंने दिया, ठीक है। थैंक यू।